Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 8th of April 2024. तो गाइस आज है तारीख 8 अप्रैल 2024 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है सिएरा लियोन को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड। इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, नीचे ऑप्शन में दोस्तों 4 एंशिएंट टाउन्स के नाम दिए गए हैं, बहुत पुराने टाउन्स, इतिहास में आपने ये नाम सुने होंगे इनके। तो बात यह है कि बोला यह जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा एक ऐसा टाउन है जो जाना जाता है अपने प्रॉपर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए, प्लस वहाँ पे सीरीज ऑफ डैम्स का प्रॉपर मैनेजमेंट भी देखने को मिलता है, वाटर को चैनलाइज किया गया है कनेक्टेड रिजर्वायर में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस प्रकार का जो सिस्टम है वो कौन से हमें एक एंशिएंट टाउन में देखने को मिला है, ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए धोलावीरा, बी कालीमंगन, सी राखीगढ़ी या फिर डी रोपर। तो उसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट आर्टिकल जिसको हम जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करेंगे। हर एक न्यूज़पेपर में चर्चा हो रही है, चाहे वो इकोनॉमिक टाइम्स हो, चाहे वो लाइव मिनट हो, चाहे वो हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर ही क्यों ना हो। तो दोस्तों एक रिपोर्ट आई है अपोलो हॉस्पिटल की। उस रिपोर्ट ने मेंशन किया है पूरे दुनिया में भारत बन रहा है कैंसर की कैपिटल। अब रिपोर्ट में दावा किस किस बेसिस पर किया जा रहा है वो हम डिस्कस करेंगे, डिटेल से हर एक एस्पेक्ट जानेंगे, पूरा सिनेरियो क्या है, प्लस कौन कौन से इनिशिएटिव्स आज के समय पर चलाए जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं और ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक वन ऑफ द मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक है, क्योंकि रिसेंट समय पर अगर आप देखोगे, चाहे आपका 2022, 23 और इवन 2024 में आज हम यहाँ पे समय देखने को मिलेगा, लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं। जैसे आईसीएमआर की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि भारत के अंदर में जो कैंसर का बर्डन है वो 2025 तक 29.8 मिलियन के आसपास हो सकता है। तो लगातार कैंसर के केसेस यहाँ पर इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। इवन यहाँ पर 2022 में भी इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ केसेस को रजिस्टर किया था, लगभग 14 लाख से ज़्यादा कैंसर के केसेस केवल 2022 में देखने को मिले। इस तरीके की जो रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर पब्लिश हो रही हैं। नाउ फाइनल, अब जो थंबनेल वाली रिपोर्ट है ये क्या बोलती है, जरा मैं इसके बारे में डिटेल्स आपको बताता हूँ। तो एक डेटा है जिसको यहाँ पर शेयर किया गया अपोलो हॉस्पिटल्स की साइड से। इन्होंने बोला इंडिया एक बढ़ता हुआ दुनिया का कैंसर कैपिटल बनता चले जा रहा है। इसी के अंदर ये भी बताया कि इंडिया में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो भी इंक्रीज होती हुई चल रही हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो इतनी आसानी से फैलती नहीं है, जिसमें आपका कैंसर भी हो गया, कैंसर भी एनसीडी ही है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ या मेंटल हेल्थ इश्यूज़, तो इस प्रकार की बीमारियां लगातार इंक्रीज हो रही हैं। अब पहले तो हम जब कैंसर की बात कर रहे हैं तो ये जान लेते हैं कैंसर होता क्या है। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जहां पर हमारे बॉडी के अंदर में जो सेल्स हैं उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है। जो हमारी शरीर है वो सेल से ही तो बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब जब एबनॉर्मल तरीके से, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अनकंट्रोल भी कह सकते हो, वो सेल्स यहाँ पर ग्रो हो रही है, जिसकी बेसिस पर यहाँ पर जो कह सकते हो गांठ बन रही है, ट्यूमर बन रहा है, जिसके बाद में वो कैंसर में डेवलप हो जाएगा। तो ये होता है कैंसर। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंडिया में कैंसर का पूरा स्टेटस क्या है। बोला ये जा रहा है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है, कैंसर भी इसी में आता है। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने बोला ये सारी बीमारियां, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, सब इसी में आती हैं। तो इस प्रकार की बीमारियों की वजह से जो मृत्यु हो रही है इंडिया में बहुत ज़्यादा है। 63% यहाँ पर जितनी मृत्यु हो रही है इंडिया में वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से हो रही हैं। और ऑब्वियस ही बात है, एक इंसान की जान जा रही है तो उसका झटका इकॉनमी को भी लगेगा।
वो इंसान इकॉनमी के प्रति काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता था। तो इसी के बेसिस पर थोड़ा अनुमान लगाकर बताया जा रहा है कि साल 2030 तक ये जो बीमारियां हैं इसकी वजह से इंडिया का लगभग 3.55 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का लॉस हो सकता है। फिर बात आती है कैंसर स्क्रीनिंग रेट्स की। तो जो कैंसर स्क्रीनिंग रेट्स हैं इंडिया में वो अभी भी आपको काफ़ी लो देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर की, तो ब्रेस्ट कैंसर यहाँ पर इंडिया में 1.9% के आसपास देखने को मिलेगा, जबकि यूएस में 82% है, यूके में 70% है, चाइना में 23% है। कई सारी जगह पर प्रॉपर हमारे पास में डायग्नोसिस वाले ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, जिसके बाद हम पता नहीं लगा पाते इतनी जल्दी बीमारी का। एक और सबसे बड़ा इशू क्या है, प्रोस्टेट कैंसर के जो केसेस हैं इंडिया में वो यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं। लेंसेट की जो लेटेस्ट कमीशन पेपर है उसके अंदर ये बताया गया कि प्रोस्टेट कैंसर की वजह से कई सारे इंडिया में केसेस नज़र आ रहे हैं। लगभग 33,000 से 42,000 के आसपास हर साल यहाँ पर केस निकल कर आते हैं प्रोस्टेट कैंसर के। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब कैंसर को लेकर इतनी न्यूज़ आई है, इतने सारा सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है कि इंडिया कैपिटल बनता चले जा रहा है कैंसर का। तो रीज़न में दोस्तों सबसे पहला रीज़न है स्मोकिंग एंड अल्कोहल यूज़। आपको पता होगा कई बार शराब पीने से, है ना, या फिर कह सकते हो सिगरेट पीने से, इन सब चीज़ों का यूज़ करने से भी एक इंसान को कैंसर हो सकता है, होता है। या फिर बॉडी मास इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपको वजन देखने को मिलेगा, या दूसरे रिस्क फैक्टर्स आपको नज़र आ सकते हैं जिसकी वजह से कैंसर से संबंधित डेथ इंडिया में होती हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है ओबेसिटी यानी मोटापा। कई सारी स्टडीज़ ने यह बताया कि यहाँ पर जो बच्चे का यहाँ पर आप कह सकते हो कि मोटापा स्पेशली उसकी वजह से कई बार जो ये बीमारियाँ हो सकती हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। तीसरा, मोटापा होगा भी कैसे, अनहेल्दी डाइट की वजह से। तो अनहेल्दी डाइट भी एक मेजर रिस्क आपको देखने को मिलेगा। एक ऐसी डाइट अगर आप कंज्यूम कर रहे हो जिसमें फैट ही फैट बहुत ज़्यादा है, फाइबर ना के बराबर है, तो इससे कैंसर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, है ना। बोवेल कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, तो इस तरीके की जो बीमारियां हैं दोस्तों वो बढ़ेंगी। तो आपका डाइट भी यहाँ पर कह सकते हो मैटर करता है। एक और चीज़ है वो है स्ट्रेस। कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से भी हमारी हेल्थ के ऊपर में, स्पेशली मेंटल हेल्थ के ऊपर में एक डिजास्ट्रस इफेक्ट पड़ सकता है, जिसकी वजह से कैंसर का रिस्क बॉडी में बढ़ सकता है। फिर एक और आता है पुअर ओरल हाइजीन। अब देखो यहाँ पर क्या है, माउथ के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है ना। कई बार यहाँ पर मुंह की प्रॉपर सफाई ना हो पाना, इसकी वजह से भी दोस्तों यहाँ पर ओरल कैंसर होने के चांसेस हैं। देन है ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल एक्सपोजर। कई बार क्या होता है, लोग ऐसी काम कर रहे होते हैं, ऐसी जगह पे काम कर रहे होते हैं जहाँ पर कई सारे केमिकल्स का यूज़ करना पड़ रहा है, केमिकल की फैक्ट्री में है समझ लो, कई सारे टॉक्सिन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे एस्बेस्टॉस, बेंजीन, रेडॉन, इस प्रकार की केमिकल्स के साथ में कोई वर्क कर रहा है, ये सारे केमिकल्स उसके आसपास सराउंडिंग में नज़र आते हैं, तो दोस्तों इससे भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक मेन कारण है। फिर बात आती है इन्फेक्शंस की। कई बार अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन, जैसे ह्यूमन पपिलोमा वायरस के बारे में आपने सुना होगा, हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस, उसके अलावा हेलिकोबैक्टर पायरोली, ये सारे के सारे दोस्तों वो वायरस हैं या वो इन्फेक्शंस आपको नजर आएंगे जिसकी वजह से कैंसर के रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा, चलो हमने कारण समझ लिए क्यों कैंसर बढ़ रहा है। अब बात यह है कि आखिरकार इंडिया में कैंसर को ठीक करने के पीछे के जो चैलेंजेस हैं वो क्या हमको नज़र आते हैं, क्यों हम प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं कर पा रहे। जैसे कई सारी बीमारियों को इंडिया ने पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया, ख़त्म कर दिया, इसको क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसमें कई सारी चुनौतियां हैं दोस्तों। सबसे पहला चैलेंज है एक्सेस टू रेडियोथेरेपी। हमारे पास में प्रॉपर रेडियोथेरेपी की फैसिलिटीज़ भारत में अवेलेबल ही नहीं है। अगर थोड़ी बहुत अवेलेबल हैं इस प्रकार की फैसिलिटी तो वो शहर वाले एरिया में है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर रेकमेंड किया है 1 मेगा वोल्टेज की रेडियोथेरेपी यूनिट पर मिलियन पीपल के लिए, कि इतना यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज हमारे पास में ना होना। हमारे पास में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वहाँ पे प्रॉपर जो इक्विपमेंट्स है वो अवेलेबल नहीं है। लोग ऐसे नहीं है जिनके पास में प्रॉपर ट्रेनिंग हो कि हाँ इस प्रकार का ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, स्पेशली कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, ये भी एक रीज़न है। फिर बात आती है अफोर्डेबल कैंसर ट्रीटमेंट, क्योंकि यहाँ पर कैंसर का ट्रीटमेंट कोई सस्ता है भी नहीं, बहुत पैसा लगता है यहाँ पर, है ना। पूरी फैमिली जो है वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में चली जाती है। तो ये सारे के सारे कुछ चैलेंजेस हमको नज़र आते हैं। अब सवाल यह है कि हमने क्या कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं स्टार्ट करे। कई सारे इनिशिएटिव्स हमारे थ्रू स्टार्ट करे गए हैं, जैसे CAR T सेल थेरेपी। दोस्तों
कार टी सेल थेरेपी परसों ही मैंने डिटेल से पढ़ाई थी, आपको पता होगा, थंबनेल पर भी लगाया था, बहुत डिटेल्स आपको समझाया था। यह भारत की खुद की बनाई हुई एक जीन थेरेपी है जिसको आईआईटी बॉम्बे में लॉन्च किया गया है। दुनिया की सबसे अफोर्डेबल थेरेपी है ये कार टी सेल थेरेपी, समझ गए। तो जैसे मैंने बोला, वर्ल्ड की मोस्ट अफोर्डेबल थेरेपी आपको ये नज़र आ जाती है। दूसरा जो इनिशिएटिव यहाँ पर स्टार्ट किया गया है वो है फर्स्ट कैंसर केयर इनिशिएटिव। इसको साल 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था, साल 2022 में लाया गया था। ये क्या करता है, एडवांस टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज़ करता है ताकि हम कैंसर को प्रॉपर तरीके से ट्रीट कर सकें, फोकस कर सकें क्वालिटी के ऊपर में, फेयरनेस के ऊपर में। देन उसके बाद में एक और इनिशिएटिव है वो है टर्शरी केयर कैंसर सेंटर स्कीम। इसका मेन मकसद है यहाँ पर एक स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को सेटअप करना, टर्शरी केयर सेंटर्स को सेटअप करना पूरे देश भर में, ताकि हम जो फैसिलिटीज़ हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें अपने प्रॉपर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। तो ये दोस्तों यहाँ पर कुछ इनिशिएटिव्स आपको नज़र आता है। आई होप आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है। नाउ फाइनली यहाँ पर इसी आर्टिकल में जो हमारे राइटर हैं जिन्होंने पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है, इन्होंने कुछ वे फॉरवर्ड भी दिए हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं इस प्रकार की प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। तो सबसे पहला काम करना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर में ढेर सारा इन्वेस्टमेंट करना होगा। ये सही बात है, हेल्थ के ऊपर में आज इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी है कि हम नए नए आविष्कार कर सकें, नए नए ट्रीटमेंट्स अवेलेबल करवा सकें, अफोर्डेबल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल करवा सकें, क्योंकि ये अफोर्डेबल करना ज़रूरी है। लोगों के पास में पैसा नहीं होगा तो कितना महंगा ट्रीटमेंट कर लो आप, मतलब वो कर ही नहीं पाएंगे। फिर दूसरी चीज़ है वो है कोलैबोरेशन विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज आपको नजर आएंगे उनके साथ में कोलैबोरेट करना। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इंश्योर कर सकें कि भाई यहाँ पर जो कैंसर है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकें वो लोगों को। तीसरा यहाँ पर जो वे फॉरवर्ड है वो है पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम का। हमें यहाँ पर कुछ डिस्काउंट, सब्सिडीज़ या फिर कुछ और फ्री दवाइयाँ वगैरह प्रोवाइड करवानी चाहिए एलिजिबल पेशेंट्स के लिए, ताकि यहाँ पर जो उस पेशेंट के ऊपर में कैंसर का बर्डन है, फाइनेंशियल बर्डन है, वो थोड़ा सा यहाँ पर रिड्यूस हो सके, कम हो सके। ये काम करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप जीएस पेपर नंबर 1, 2, 3, 4 सभी जगह पर यूज़ कर सकते हो। कहीं पर भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, एथिक्स के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, एसए पेपर के अंदर टॉपिक हो सकता है, इंटरव्यू में भी यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। चलिए आगे आते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सा इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर इस पीडीएफ में आप सारा का सारा डेटा देख रहे हो, ये सभी डेटा दोस्तों आपको एक सिंपल से पीडीएफ में कंपाइल करके दिया जाता है। एक ऐसा पीडीएफ जो प्रिंटेबल फॉर्म का होता है, जिसका आप प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हो। इस ग्रुप में आपका सारा कंटेंट सिक्योर होता है, यानी इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद करंट अफेयर के नोट्स की टेंशन आपकी ही समाप्त, लिखने वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा यहाँ पर आपको रेडीमेड प्रिंटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, या जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। बाकी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हैं कि हाँ मुझे किस तरीके से फ़ायदे हो रहे हैं। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर प्रॉपर तरीके से ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों मेक श्योर क्या कीजिए, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का हमारा टारगेट है, जिसको आप प्लीज़ आप अचीव करवा सकते हैं। चलिए, आज के ही द हिंदू अखबार में एक टॉपिक फ्रंट पेज पर, पेज नंबर 1 पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम थोड़े दिनों पहले डिस्कस कर चुके थे, 24 मार्च को भी हमने कवर किया था अनियन एक्सपोर्ट के बारे में, कि भारत ने पिछले कुछ समय पर प्याज के एक्सपोर्ट के ऊपर में बैन लगाया था। रीज़न ये था क्योंकि इंडिया में ही प्याज का उत्पादन नहीं हो पा रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था, डिमांड भी आप कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन प्रोडक्शन उस लेवल का नहीं था। तो पहले अपनी देश की जो डिमांड है उसको पूरा करेंगे ना, तो देश की डिमांड को पूरा करने के लिए जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर में कई सारे प्रकार के जो रेस्ट्रिक्शंस है वो लगा दिए गए थे, ताकि यहाँ पर इसकी सप्लाई जो है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन की जा सके इंडिया के अंदर में। तो अभी दोस्तों उसी को लेकर ये पूरा डिस्कशन है कि जो हमारी केंद्र सरकार है उन्होंने थोड़ा सा परमिशन दे दिया है। 24,400 टन का जो यहाँ पर दोस्तों शिपमेंट है वो अभी यहाँ पर कह सकते हो कि यूएई के अंदर भेजा जा रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कुछ जो अनियन एक्सपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट की साइड से पूरा का पूरा जो सपोर्ट है वो मिलेगा।
गवर्नमेंट की साइड से यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो होता यह है कि 1 मार्च को सरकार ने ये यहाँ पर कुछ टन्स ऑफ अनियन, लगभग 14,400 टन जो प्याज है, इसको एक्सपोर्ट करने के लिए अलाउ कर दिया यूएई के अंदर में। थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर अलाउ किया जाएगा, ऐसा नहीं एक साथ यहाँ पर अलाउ कर दिया जाएगा। धीरे धीरे करके यहाँ पर हम देखेंगे सिनेरियो कैसा है, जैसा भी स्थिति होगी उस बेसिस पर यहाँ पे अनियन एक्सपोर्ट को अलाउ किया जाएगा, क्योंकि अभी भी अनियन एक्सपोर्ट के ऊपर में काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस आपको नज़र आते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों सरकार ने बैन लगाया था ताकि जैसे मैंने बोला प्राइस के ऊपर में कंट्रोल किया जा सके। देश के अंदर कई सारे जो कह सकते हो कि इश्यूज़ हो रहे थे, प्याज को लेकर दाम बढ़ते चले जा रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज़्यादा है, और उस दौरान भी अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो इंडिया में सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई कम होने की वजह से इसके दाम बढ़ जाएगी, क्योंकि डिमांड तो है ही ज़्यादा। तो उसको टैकल करने के लिए दोस्तों, प्राइस को स्टेबल बनाए रखने के लिए यहाँ पर इसके एक्सपोर्ट के ऊपर में जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लगा दी गई थी, और पिछले साल से रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं ताकि जो इसकी कमी है उसकी पूर्ति की जा सके, हर एक व्यक्ति के पास तक ये पहुँच सके। बाकी अनियन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं स्पेशली फॉर द प्रीलिम्स, ध्यान रखिएगा। जो अनियन है एक हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाता है, दुनिया भर में इसको उगाया जाता है। इसमें कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दवाइयों का काम करता है, हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है अनियन का चाइना के बाद। इंडिया में जब बात करते हैं तो इंडिया में कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर अनियन का प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये मेजर अनियन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आपको नजर आएंगे। इन राज्यों में से भी टॉप पर कौन है तो वह है महाराष्ट्र। ये फर्स्ट रैंक पर है अनियन प्रोडक्शन के मामले में, जिसका शेयर लगभग 42.53% आसपास आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मध्य प्रदेश आपको यहाँ पे नज़र आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ बेसिक चीज़ें हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारे जीएस पेपर नंबर 1 कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर यूपीएससी ने 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे हुए हैं, मेंस में सवाल पूछा हुआ है। इवन आज जो मैंने आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन दिया है ना स्टार्टिंग में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो हुआ क्या है, एनसीईआरटी ने अपने क्लास 12 की हिस्ट्री टेक्स्ट के अंदर में थोड़ा सा रिविजन किया है, और हड़प्पन्स को, ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो शो किया है एज अ इंडिजीनियस टू हरियाणाज राखीगढ़ी साइट। तो हड़प्पन को राखीगढ़ी साइट का यहाँ पर बताया गया है, इस तरीके से यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर में कुछ रिवीजन किया है, जिस बेसिस पर ये चर्चा में है। अब हड़प्पन वगैरह क्या है दोस्तों, ये आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, पढ़ा है ना इतिहास में आपने। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो एक बहुत पुरानी सभ्यता आपको देखने को मिलेगी, उसकी अलग अलग साइट्स, उसमें यहाँ पर आपको मोहेंजोदाड़ो, हड़प्पन, कालीबंगन, धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी, ये आपको यहाँ पे नज़र आता है। ठीक है, अब जब बात करते हैं दोस्तों राखीगढ़ी की, क्योंकि यहाँ पर बात एग्जैक्टली क्या है आर्टिकल में यहाँ पर मेंशन किया गया है कि हाल ही में जो यहाँ पर चीज़ें रिवाइज की गई हैं उसमें मेंशन किया गया है जो हड़प्पन्स हैं वो यहाँ पर राखीगढ़ी के इंडिजीनियस था। हड़प्पन बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हड़प्पन्स थे वो राखीगढ़ी साइट के अंदर में, जो बेसिकली हरियाणा में आपको देखने को मिलती है आज के समय पर। तो इस जगह के यहाँ पर लोग हुआ करते थे। तो इस बेसिस पर यहाँ पर ये पूरा का पूरा टॉपिक न्यूज़ में है। अगर आप इसको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से टारगेट करके पढ़ोगे, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करोगे, तो वहाँ पे आपको राखीगढ़ी के बारे में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि आपके आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो राखीगढ़ी का लोकेशन कहाँ पर है, तो आज का जो हरियाणा है, हरियाणा के अंदर जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, वहीं पर एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये है राखीगढ़ी, जहाँ की बहुत पुरानी सभ्यता आपको देखने को मिलेगी। यहीं पास से एक नदी निकलती है घग्गर नदी। घग्गर नदी के जस्ट 27 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों आपको ये राखीगढ़ी साइट आपको देखने को मिल जाता है। बोला जाता है ये एक साइट या एक ऐसा शहर है जो बहुत पुराना, सबसे बड़ा शहर हुआ करता था हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट का। इंडस वैली के समय की बात हो रही है यहाँ पर। हड़प्पन सिविलाइजेशन का आपने नाम सुना होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम सुना होगा, यानी हम चले गए हैं इतिहास में लगभग 6500 BC के समय पर। तो बोला जा रहा है जो राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी के साथ साथ बहुत सारे और आसपास के इंपॉर्टेंट टाउनशिप्स हुआ करते, जैसे मैंने आपको बताया धोलावीरा, लोथल, इनके नाम बताए। तो इन 5 में से जो सबसे बड़ा था दोस्तों वो यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन था। मतलब उन 5 बड़ों में से एक हड़प्पन सिविलाइजेशन भी सबसे बड़ा सिविलाइजेशन हमको देखने को मिला, सबसे बड़ी सभ्यता नजर आई। बाकी जो 4 हैं हड़प्पा, मोहेंजोदाड़ो है ना, उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गनवेरी वाला पाकिस्तान में है, देन धोलावीरा गुजरात में है ना, राखीगढ़ी यहाँ पर जो कि एक बड़ा टाउनशिप भी ये भी नज़र आता है, जैसे हमने डिस्कस किया। राखीगढ़ी में काफ़ी कुछ नज़र आया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम सिविलाइजेशन ही सभ्यता की बात कर रहे हैं। उस ज़माने में इंसान कैसे रहा करते थे, काफ़ी कुछ हमको धीरे धीरे पता चला
कई सारी चीज़ें खुदाई के दौरान मिलती चली गई, मटके शटके ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती चली गई। तब जब एक्सप्लोरेशन किया इस पर्टिकुलर एरिया में दोस्तों, तो बहुत सारे एविडेंसेस मिले। उसके अलावा मेच्योर हरेपन पीरियड्स के कई सारे एविडेंस मिले। बोला यहाँ पर जाता है कि अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे यहाँ का, तो मड ब्रिक्स यानी कि जो हमारी मिट्टी होती है, मिट्टी की ईंटें वगैरह हैं, है ना, पकी हुई ईंटें वगैरह हैं। तो उस समय पर नॉलेज थी लोगों को, यहाँ पकी हुई ईंटें हो सकती हैं, पकी हुई ईंटों का यूज़ कर सकते हैं, पकी हुई ईंटें मजबूत हो सकती हैं। ड्रेनेज सिस्टम था, यानी नाली वगैरह प्रॉपर बनी हुई थी, वो नॉलेज यहाँ पर उस समय पर लोगों की थी। तो इस तरीके से पूरा टाउनशिप यहाँ पर तैयार था, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। कई सारे चीज़ें यहाँ पर मिली हैं, जैसे स्टैंड, वेस, जार, बोल, है ना, बीकर, इस तरीके के यहाँ पर मिट्टी के कई सारे आइटम, हांडीज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिली हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके अलावा एक सील मिली है। सील इस तरीके का आपने पढ़ा होगा ना कल्चर में, इस तरीके की जो सील्स हैं उसके ऊपर कई सारे जो ठप्पे वगैरह हैं वो लगाए गए हैं। तो एक सिलेंड्रिकल सील हमको देखने को मिली है, जिसके ऊपर में 5 हड़प्पन कैरेक्टर्स बने हुए हैं। ठीक है, इस पूरे सिंबल्स अलग अलग बने हुए हैं, एलिगेटर का सिंबल वगैरह बना हुआ है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है दूसरी साइड पर। और ऐसे कई सारे सिंबल्स के तौर पर जो हमें सील से वो हमेशा से मिलती हुई आई हैं। तो जो एक्सकेवेशन से नई नई चीज़ें हमको यहाँ पर दिखाती हुई चली हैं। तो राखी गढ़ी के बारे में ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी एक और आर्टिकल जो कि एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए, जीएस नंबर 2 से आप इसको लिंक कर पाओगे। अभी नाटो ने अपनी 75वीं एनिवर्सरी को यहाँ पर मार्क किया है, जब ये मीटिंग चल रही थी ब्रसेल्स में उस दौरान, जिस वजह से नाटो चर्चा में है। और नाटो के साथ साथ दोस्तों वॉशिंगटन ट्रीटी चर्चा में है। तो वॉशिंगटन ट्रीटी क्या थी, नाटो एग्जैक्टली क्या है, नाटो की पावर्स क्या हैं, वो यहाँ पर जानने की हम बात करेंगे। देखो ऑब्वियसली एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर कई सारे एग्जामिनेशंस में, जो वन डे एग्जामिनेशंस होते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन बन चुके हैं। तो जो नाटो के फॉरेन मिनिस्टर्स, यानी कि नाटो के अंदर जितने भी देश हैं, उन सभी देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वो हाल ही में नाटो के हेडक्वार्टर में इकट्ठे होते हैं, ताकि जो वॉशिंगटन ट्रीटी हुई थी इतिहास में, उसके 75 साल को पूरी तरह से सेलिब्रेट कर सकें। तो उस 75 साल को यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए सभी नाटो के जो कंट्रीज़ थी, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स यहाँ पर प्रेजेंट हुए। ये यहाँ पर नाटो का लोगो आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, तो ये वॉशिंगटन ट्रीटी क्या थी जिसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर उतरे? वॉशिंगटन ट्रीटी को हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं, जिसके बेसिस पर नाटो यहाँ पर बनकर आया दोस्तों। ये वो ट्रीटी है जिसको साइन किया गया था वॉशिंगटन डीसी में 1949 में 12 अलग अलग देशों के माध्यम से। फिर दोस्तों धीरे धीरे करके यहाँ पर जो ये ट्रीटी है, इसको और ज़्यादा पावर्स मिलती चली गई। इस ट्रीटी के अंदर में कई सारे आर्टिकल्स ऐड करे गए, जहाँ पर जो कंट्रीज वो एक दूसरे को सपोर्ट करने की बात करती हैं, एक दूसरे के डिफेंस में रहने की यहाँ पर बात करती हैं। इस तरीके से यहाँ पर ट्रीटी को सेटअप किया गया। फिर बात आती है नाटो की। जब नाटो एस्टेब्लिश हुआ था, तो नाटो एक प्रकार का मिलिट्री अलायंस है, एक ऐसा ग्रुप आपको देखने को मिलेगा जिसमें कई सारी कंट्रीज आज के समय पर इसका हिस्सा हैं। ये वही ग्रुप है जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी यानी उसी वॉशिंगटन ट्रीटी के माध्यम से बनाया गया था, अभी जो मैंने आपको पढ़ाई है। नाटो के अंदर में टोटल 32 अलायंस मेंबर्स नजर आएंगे, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से। ठीक है, अभी रिसेंटली कुछ मेंबर्स ऐड हुए हैं। अच्छा, पिछले मतलब लास्ट 2 कौन कौन सी कंट्रीज है जो नाटो में ऐड हुई है, जरा उनके नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दोगे। एक बार पढ़ाया हुआ है तो प्लीज़ आप लिख सकते हैं। अब नाटो का मेन फंडामेंटल गोल क्या है कि जितने भी देश इस ग्रुप में हैं, उनको एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे का यहाँ पर सेफगार्ड करना, डिफेंस में उतरना। इवन यहाँ पर इस तरीके से नाटो को डेवलप किया गया है कि इसमें जो आर्टिकल्स मेंशन किए गए हैं, उसका आर्टिकल नंबर 5 ये बोलता है कि भाई जो ये नाटो ग्रुप है, इसमें जितने भी देश हैं वो एकजुट होकर काम करेंगे, और इन देशों पर अगर कोई तीसरा देश अटैक करता है तो सब मिलकर उसके ऊपर अटैक करेंगे। ये सब मानेंगे भाई हमारे ऊपर अटैक हुआ है। तो नाटो इतना पावरफुल ग्रुप यहाँ पर तैयार किया गया। फिर बात आती है फंक्शंस की। तो नाटो के फंक्शन क्या है? सबसे पहले पॉलिटिकल फंक्शंस को अगर आप देखोगे तो जो नाटो है ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट करता है। जो हमारे मेंबर्स हैं, अलग अलग सदस्य हैं, उनको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्तों आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, ताकि जितने भी कंट्रीज़ है वो आपस में कोऑपरेट करें डिफेंस को लेकर, सिक्योरिटी से संबंधित जो मुद्दे हैं उसको यहाँ पर रिजॉल्व किया जा सके, आपस में ट्रस्ट को बिल्ड किया जा सके। इसका मेन फंक्शन है। फिर आता मिलिट्री फंक्शन। अब मिलिट्री फंक्शन क्या हो सकता है मैंने आपको बता ही दिया है। जितने भी बवाल होंगे, जो भी डिस्प्यूट्स होंगे, उसमें सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, साथ में इकट्ठा होना। बाकी इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में है, ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर में है, और वहीं पर ब्रसेल्स में अभी ये पूरा मीटिंग चला, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
एक नई टेक्निक के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कह सकते हो लगभग सेंचुरी बाद, 100 साल बाद यहाँ पर ईईजी को डिस्कवर किया गया। मतलब ईईजी की डिस्कवरी बहुत पहले हो चुकी है, अब यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो कि हमारे ब्रेन को समझ सकता है, हमारे दिमाग को समझ सकता है। अच्छा, ये ईईजी है क्या? इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ये इसकी फुल फॉर्म है ईईजी। तो ये बहुत पुराना तरीका आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है दिमाग को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए। क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जरा और डिस्कस करते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ब्रेन की सभी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है। ये एक प्रकार का टेस्ट है जो कि हमारे ब्रेन के अंदर जो अलग तरंगे बन रही हैं, जो वेव्स हैं, उनमें अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है, सही से काम नहीं कर रही है, तो उसको पकड़ सकता है ये, या ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको डिटेक्ट कर सकता है। दूसरा यहाँ पे इसका प्रोसीजर क्या होता है? इस प्रोसीजर के दौरान दोस्तों कुछ इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उसमें छोटी छोटी मेटल की डिस्क होती हैं, और उन डिस्क के अंदर में पतले पतले तार बंधे होते हैं, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उनको हमारे पूरे सर पर लगाया जाता है, ये जैसा आपको फोटो नजर आ रहा होगा। और जो ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ये क्या करेंगे, अब ब्रेन के अंदर से छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल चार्जेस को भी डिटेक्ट करना शुरू करेंगे, है ना? समझ गए? तो सारी जो एक्टिविटी है हमारे ब्रेन सेल्स की, वो यहाँ पर पकड़ी जा सकती हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम के माध्यम से। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब इसका क्या यूज हो सकता है? बताया जा रहा है कि जो भी यहाँ पर चेंजेस हो रहे होंगे ब्रेन के अंदर में, कंप्यूटर स्क्रीन पर ग्राफ के तौर पर शो होगा, उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो पेपर पर। अब सबसे बड़ा यूज यहाँ पर यह है कि कई सारे लोगों को कई प्रकार के ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं जिसका पता आसानी से नहीं चल पाता। तो उन ब्रेन डिसऑर्डर्स का पता लगाने के लिए यहाँ पर एक सबसे बढ़िया इस्तेमाल यहाँ पर ईईजी का किया जा सकता है। प्लस इसका यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है ओवरऑल जो हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ब्रेन के अंदर में, उसको डिटरमाइन करने के लिए, जैसे ट्रॉमा या फिर कोई ड्रग्स ज़्यादा लेता है उस चीज़ का पता लगाने के लिए, ब्रेन डैमेज को यहाँ पर देखने के लिए। ये जो ईईजी है इसका यूज़ किया जा सकता है ब्रेन के अंदर में ब्लड फ्लो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है एक सर्जरी के दौरान, तो उसका पता लगाने के लिए भी दोस्तों यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। तो ध्यान रख लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है ईईजी हाल ही में न्यूज़ में है, क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इस चीज़ को यहाँ पर आप सॉल्व कर पाओगे। ना चलिए आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल के ऊपर में। तो आज हम लोग एडिटोरियल ले रहे हैं बढ़िया वाले, ठीक है? आपको पता है एडिटोरियल जब इंपॉर्टेंट होता है तो मैं डिस्कस करता हूँ, बहुत डिटेल से डिस्कस करता हूँ। जब इंपॉर्टेंट नहीं होता है तो यार मैं उसको फिर कोई वैल्यू नहीं देता, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट होगा। जैसे आज ये एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इवन आज का जो मेंस का क्वेश्चन है, क्योंकि आज सब मेंस का क्वेश्चन ले रहे हैं, कई सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर मेंस क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं। तो आज का एक क्वेश्चन भी मिलेगा, तो पूरे आर्टिकल को अच्छे से कान खोलकर फुल कंसंट्रेशन के साथ में सुनते हुए चलना। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ताकि आपका जो मेंस का आंसर राइटिंग है उसकी प्रैक्टिस होती चले। तो ये जो एडिटोरियल है यहाँ पर बात हो रही है, व्हाई इंडिया मस्ट पुट अफ्रीका एट द हार्ट ऑफ इट्स ग्लोबल साउथ विजन। अब ये मैटर क्या है दोस्तों, इंडिया ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है हमेशा। ग्लोबल साउथ क्या है अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इस पर्टिकुलर ग्रुप में ऐसी कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो अभी भी यहाँ पर काम कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं, ज़्यादा पीछे हैं बाकी सारे कंट्रीज के कंपैरिजन में। तो उन सब देशों को साथ में लेकर चल रहा है इंडिया, उन सब देशों का एज अ लीडर के तौर पर आज के समय पर दुनिया में देखा जाता है। तो जो ये पूरा विजन है भारत का, ग्लोबल साउथ विजन, जहां पर इन सभी कंट्रीज को डेवलप करना हमारा मेन मकसद है। यहाँ पे हमें अफ्रीका को इतनी वैल्यू क्यों दे रहा है वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। क्यों हम अफ्रीका को इतना ज़्यादा ऊंचाई पर रख रहे हैं आज के समय पर। अफ्रीका, ये दोस्तों पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आपको नजर आएगा, ठीक है? यहाँ पर आपको एशिया नजर आएगा, इधर आपको ये पाकिस्तान दिख रहा होगा, है ना? आगे जाओगे तो इंडिया भी आपको नजर आएगा। तो न्यूज़ यह है कि इंडिया ने अपना जो पूरा का पूरा जोर है वो अफ्रीका की तरफ ज़्यादा बढ़ा दिया है। हाल ही में कई सारी विजिट्स हमने देखी हैं, अफ्रीका के लीडर्स कई सारे इंडिया आए, इंडिया के लीडर्स अफ्रीका पहुँचे। तो ये जो शिफ्ट हो रहा है, ये धीरे धीरे यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। यही पूरी मामला जो है एक अपॉर्चुनिटी हमें दे रहा है कि हम ग्लोबल साउथ विजन में अफ्रीका को एज अ टॉप लीड पर लेकर चलें। अब इंडिया का ये विजन क्या है ग्लोबल साउथ का, ज़रा मैं आपको ये बता देता हूँ। भारत जो है ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर निकला है पूरे दुनिया में। इंडिया अपने आप को भी दोस्तों यहाँ पर एज अ डेवलपिंग कंट्री देखता है। हम भी एक डेवलपिंग कंट्री हैं, है ना? सभी को पता है, लगातार हम भी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं।
अपनी इकॉनमी को यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। हमारा भी मेन टारगेट है कि हम भी एक ना एक दिन डेवलप्ड कंट्री बन सकें। तो इस प्रकार के जो मामले हैं वो सब यहाँ पर हमने अपने G20 के फोरम में भी एड्रेस करें, तो ये मेन टारगेट है। तो ऐसे ही कुछ और कंट्रीज़ भी हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। उनकी आवाज़ भारत बन रहा है आज के समय पर, और यहीं पर इनिशिएटिव है वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट। ये जो पर्टिकुलर समिट है, इसका मेन मकसद यह है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जहां पर ग्लोबल साउथ की सभी कंट्रीज प्रेजेंट रहें और आपस की जितनी चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो आपस में मिलकर डिस्कस करें। दूसरा यहां पर यह है एडवोकेट एंड रिफॉर्म्स। इंडिया जो है यहाँ पर ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में एक बड़े रिफॉर्म की, सुधार की मांग करता है, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज जिनको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है आज के समय पर वर्ल्ड में, उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो हित है, उसकी सुरक्षा, उसका प्रोटेक्शन यहाँ पर किया जा सके। कई सारे चेंजेस हो रहे हैं। इंटरनेशनल टैक्सेशन का सिस्टम है, क्लाइमेट फाइनेंस हो गया। इन कंट्रीज में डेवलपिंग कंट्रीज को पावर देना, क्योंकि जब बड़े बड़े मुद्दे उठाए जाते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो यहाँ पर छोटी कंट्रीज की बात होती नहीं है। डेवलपिंग नेशंस को यहाँ पर कहीं भी कंसीडर ही नहीं किया जाता है। तो उस चीज़ के ऊपर इंडिया स्पेशल फोकस कर रहा है। और इसी दौरान हमने साउथ साउथ कॉपरेशन का टारगेट भी लिया है। इंडिया क्या कर रहा है, जितने भी साउथ कंट्रीज है दोस्तों, उनको आपस में मिला रहा है ना, आपस में कॉपरेट करवा रहा है। कोई डेवलपिंग कंट्री है, उनकी जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस हैं, टेक्नोलॉजीज है, रिसोर्सेज है, वो यहाँ पर दूसरे कंट्रीज के साथ में शेयर कर रहे हैं। इवन इस प्रोसेस को देखते हुए इंडिया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड भी हमने 2017 में लॉन्च किया, जिसका मेन मकसद है कि भाई जो ये कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़, इनके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया जा सके। जो ये लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, इनको यहाँ पर उच्च लेवल पर रखा जा सके, सपोर्ट दिया जा सके, पैसों का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जा सके। फिर ऐसे यहाँ पर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, इंडिया का एक और विजन है ग्लोबल साउथ के लिए, कि हम जो एक क्लाइमेट चेंज से लड़ रही हैं, क्योंकि पता है आपको, पता है क्या हो रहा है, जो अमीर कंट्रीज हैं उन्होंने बहुत पोल्यूशन करा। वेस्टर्न कंट्रीज आज जो डेवलप्ड हो चुके हैं ऑलरेडी, वो अभी भी प्रदूषण कर रही हैं, और उन्होंने इतिहास में दबा के प्रदूषण किया, जिसके बाद वो आज इस लेवल पर खड़ी हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि आज भी जो पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। अब जब सिचुएशन ये आती है तो सारा जो पूरा बर्डन है वो डेवलपिंग कंट्री पे डाल दिया जाता है कि भाई आप पोल्यूशन नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। तो भाई उनको भी तो सपोर्ट मिले पहले, तभी तो नहीं करेंगे वो। और आज पोल्यूशन बड़े देश कर रहे हैं, दिक्कतें छोटे देशों को हो रही हैं। छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज को, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, ना वो प्रदूषण कर रहे हैं, वो यहाँ पर डूबते हुए नजर आ रहे हैं। समुद्र का स्तर बढ़ रहा है जिस वजह से। तो ये एक प्रॉब्लम है, इस मुद्दे को उठाना। इसके लिए कई सारे इनिशिएटिव्स हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत अभी यहाँ पर मेन मकसद ये रख रहा है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा प्रमोट करें एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, जिससे प्रदूषण कम हो सके। ठीक है, तो ये सारे विजन इंडिया ने रखे हैं ग्लोबल साउथ के लिए। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सर ये ग्लोबल साउथ है क्या एग्जैक्टली, जरा ये बताओ। क्या ग्लोबल साउथ का ये मतलब तो नहीं कि जो भी हमारे पूरे दुनिया का, पूरे वर्ल्ड मैप का जो साउथ पोर्शन है, केवल वो कंट्रीज प्रेजेंट हो? नहीं दोस्तों, ग्लोबल साउथ एक ऐसा ग्रुप है जिसमें वो कंट्रीज प्रेजेंट हैं जो डेवलपिंग स्टेज में हैं, अभी भी काम कर रही हैं, या लेस डेवलप्ड हैं जहां पर पर्टिकुलर डेवलपमेंट नहीं हुआ, या अंडर डेवलपमेंट है, बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है। तो ये जो टर्म है ग्लोबल साउथ, ये कोई ज्योग्राफिकल नहीं है। क्वेश्चन आपसे बन सकता है, यहीं पर आपको घुमा दिया जाएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो यहाँ पर टर्म से, क्या ग्लोबल साउथ एक ज्योग्राफिकल टर्म है? कहोगे हाँ यार ज्योग्राफिकल टर्म ही तो है, ये नीचे साउथ वाला पोर्शन ही तो कवर किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ग्लोबल साउथ कोई ज्योग्राफिकल टर्म नहीं है, इसको यूज किया जा रहा है दूसरे एस्पेक्ट में। इस ग्रुप में डेवलपिंग नेशंस को यहां पर इंक्लूड किया गया है। अगर हम पूरे दुनिया में ग्लोबल साउथ की पहचान कर सकें तो दोस्तों पता है कैसे कर पाएंगे? एक दुनिया में बीच में से लाइन जाती है, उस लाइन को ध्यान रखिएगा। उस लाइन का नाम है ब्रांट लाइन, और ये ब्रांट लाइन को लाया गया था, एक फॉर्मर जर्मन चांसलर थे विली ब्रांट। इन्होंने यहाँ पर इस लाइन को इंट्रोड्यूस किया 1980s में। इन्हीं के नाम पर ये लाइन का नाम है ब्रांट लाइन। इस लाइन से आप देख सकते हो ग्लोबल साउथ क्या है और उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। अच्छा, ये लाइन कौन सी है? आओ ये वाला फोटो देखो, ये है वो लाइन दोस्तों। ये आप देख पाओगे जो पिंक वाली लाइन है। तो ऐसा नहीं है कि केवल साउथ साउथ कंट्रीज कवर हो रही हैं,
ग्लोबल साउथ में ये लाइन जाती है, नॉर्थ अमेरिका का मैक्सिको भी इसमें कवर हो गया, कैरिबियन नेशंस कवर हो गए, अफ्रीका पूरा कवर हो गया, मिडिल ईस्ट के कई सारी कंट्रीज हो गई, उसके अलावा एशिया का यहाँ पर कवर हो गया काफ़ी सारा एरियाज, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हो गए। ये जो पूरा रीजन है दोस्तों, ये कहलाएगा ग्लोबल साउथ। ये सभी कंट्रीज यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं, इसकी आवाज बना हुआ है आज भारत। समझ गए? तो ये ऊपर वाली मोर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनकी इकॉनमी बहुत बेहतर है, और नीचे वाली लेस डेवलप्ड कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी जहां पर डेवलपमेंट अभी भी जारी है। समझ गए? अब सवाल यहां पर यह है कि इंडिया अफ्रीका को इस पूरे ग्लोबल साउथ विजन में सबसे उच्च स्तर पर रख रहा है, तो भारत को इससे क्या फायदा होगा हम अफ्रीका को ऊपर रखेंगे तो? सबसे पहला फायदा इकोनॉमिक पोटेंशियल। अफ्रीका अभी भी दोस्तों इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। कैसे? इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट अफ्रीका में कर रखा है। बोला जा रहा है साल 2023 में इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट अफ्रीका में वो 98 बिलियन यूएस डॉलर्स पहुंच चुका है, और जो व्यापार है अफ्रीका के साथ में वो 100 बिलियन यूएस डॉलर्स क्रॉस कर चुका है। इमेजिन करो, बहुत बड़ा यहाँ पर अमाउंट है ये। तो ये जो पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये भारत के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट है जहाँ पर अपना जो हम प्रोडक्ट है उसको सेल कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर रीज़न जिसकी वजह से हम अफ्रीका पूरे कॉन्टिनेंट को टॉप पर रख रहे हैं वो है एनहेंस स्ट्रेटेजिक टाइज। अफ्रीका का जो इन्फ्लुएंस है पूरे दुनिया के मंच पर वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इंडिया उसको और आगे बढ़ा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लास्ट ईयर सितंबर के अंदर आपको पता था G20 मीटिंग होती है भारत में, और उसी मीटिंग के दौरान जो अफ्रीकन यूनियन है दोस्तों, उस अफ्रीकन यूनियन को G20 का हिस्सा बनाया, तो वो G20 अब G21 हो चुका है। तो यहाँ पर भी अफ्रीका को टॉप पर रखा इंडिया ने, रिलेशंस यहाँ पर और मजबूत हो रहे हैं। तीसरा यहाँ पर रीजन यह है कि अफ्रीका में जो यूथफुल डेमोग्राफिक्स है वो काफ़ी तगड़ा है। कहने का मतलब है जैसे इंडिया में नौजवान लोग हैं, वैसे अफ्रीका में भी कई सारे नौजवान लोग आपको नजर आएंगे। अफ्रीका की जो यंग पॉपुलेशन है वो दोस्तों बोला जा रहा है 60% जो है अंडर द एज ऑफ 25 ईयर्स आपको देखने को मिलेगी। अफ्रीका की यंग पॉपुलेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो 60% जो है वो 25 से कम उम्र की है ना। तो यंग है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है उनके अंदर में, एजुकेशन को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, इनोवेशन को लेकर। तो ये भी यहाँ पर एक रीज़न बन जाता है अफ्रीका को प्रायोरिटी पर रखने का। फिर इंडिया का जो एक्सपीरियंस है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर में, एजुकेशन इनिशिएटिव्स आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर अफ्रीका के जो यूथ हैं उनको और ज़्यादा मजबूत बनाएगा, सशक्त बनाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मजबूती देगा। फिर है पोटेंशियल रिसोर्स कोलैबोरेशन। अफ्रीका के जो रिच रिजर्व्स दोस्तों, क्रिटिकल मिनरल्स के काफ़ी सारे भंडार आपको अफ्रीका में देखने को मिलेंगे, है ना। तो वो क्रिटिकल मिनरल जो है वो मिनरल आज के समय पर सभी दुनिया भर की ज़रूरत है। उन क्रिटिकल मिनरल्स में कई सारे प्रकार के मिनरल्स हैं, लिथियम वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। तो अफ्रीका के जो ये रिच रिजर्व्स हैं, अफ्रीका में भरपूर मात्रा में इस प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इंडिया की जो एक्सपर्टीज़ है अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में, इसको आप अफ्रीका के रिसोर्सेज के साथ में कंबाइन कर सकते हो। अफ्रीका के रिसोर्सेज का हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हो। इसके बदले में अफ्रीका में भी डेवलपमेंट देंगे और इंडिया को भी यहाँ पर अपने मार्केट को अचीव करने में या अपनी ग्रोथ को अचीव करने में हेल्प मिलेगी। फिर एक और रीज़न आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका को टॉप पर रखने का, वो है स्ट्रॉन्गर जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप अफ्रीका के साथ में हमने देखी है और इंडिया का यहाँ पर स्टांस यही है। ये कहीं ना कहीं देखोगे तो इंडिया को कह सकते हो अलाउ करता है कि इंडिया एक ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करे इस पूरे के पूरे ग्लोबल गवर्नेंस में। इंडिया लगातार अफ्रीका के साथ में अपने रिलेशंस को मजबूत इसलिए भी कर रहा है ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके, क्योंकि चाइना आज के समय पर आप देख पाओगे जिबूटी में बेस बना रखा है। तो ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर में दोस्तों चाइना प्रेजेंट है। समझ गए? तो भारत के जो ये बढ़ते हुए रिलेशन अफ्रीका के साथ में ये भी है कि चाइना को टैकल किया जा सके, क्योंकि यहीं पर अरेबियन सी है और बराबर में इंडिया है। हम नहीं चाहते अफ्रीका का प्रेजेंट चाइना का प्रेजेंट हमारे इंडियन ओशन में आ जाए, वैसे आज भी प्रेजेंट है। अब बात यह है कि भारत के सामने क्या क्या चैलेंजेस होंगे एज अ लीडर इन द ग्लोबल साउथ। ये तो सब हमने डिस्कस कर लिया, अफ्रीका को क्यों टॉप पर रख रहे हैं। लेकिन अब इंडिया के सामने क्या चुनौतियां हो सकती हैं अगर हम ग्लोबल साउथ का लीडर बनते हैं। तो अब ग्लोबल साउथ क्या है ये आपको पता चल चुका है।
पहला जो यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो है इंटरनल डेवलपमेंटल इशू। काफ़ी सारे क्रिटिक्स का आर्ग्यू करना यह है कि भारत को अपना डोमेस्टिक डेवलपमेंटल इशू को खुद को कह सकते हो प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा। कहने का मतलब है हम दूसरे कंट्रीज़ के अंदर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उससे पहले खुद पर भी फोकस करना होगा। हमारे देश में जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, किसी के पास में बहुत पैसा है, किसी के पास में बिल्कुल नहीं है। बेरोजगारी है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो हमें दूसरों को लीड करने से पहले अपने कुछ बेसिक चीज़ों पर फोकस करना होगा। इंडिया की एक बहुत बड़ी रूरल पॉपुलेशन है, गांव की जनसंख्या है, जिनके पास में प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं है, एजुकेशन नहीं है। तो यहाँ पर सवाल उठते हैं अलग अलग कैपेसिटी पर, ऐसे कई सारे इश्यूज़ यहाँ पर उठते हैं भाई। तो पहले अपने को यहाँ पर ठीक करना है, फिर ये कंडीशन दूसरे में सही कर पाएंगे। दूसरा यहाँ पे चैलेंज है डाइवर्स नीड्स एंड प्रायोरिटीज़। जो ये ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ में कोई एक देश तो नहीं है, कई सारी कंट्रीज प्रेजेंट हैं। ये सारा ग्रुप होमोजीनियस ग्रुप है। कहने का मतलब है अलग अलग कंट्रीज़ की ज़रूरत है, अलग अलग है, अलग अलग प्रायोरिटीज़ है उनकी। तो हर एक को बैलेंस कर पाना, हर एक को एक तरीके से थोड़ा चला सकते हैं। तो ये विजन में सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये आएगी, क्योंकि अफ्रीकन नेशंस को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कंडीशंस अलग हैं। अफ्रीका में ही कई सारे देश आपको नजर आएंगे, कुछ देश का फोकस किसी चीज़ पे है, कुछ देश का फोकस किसी चीज़ के ऊपर है। फिर है ग्लोबल पार्टनरशिप को बैलेंस कर पाना। इंडिया जो है आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिलेशंस को, इकोनॉमिक टाइज को एंजॉय करता है अपने डेवलप्ड नेशंस के साथ में, जैसा यूएस एंड जापान। तो इससे एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है ग्लोबल साउथ में, ग्लोबल साउथ के साथ में रिलेशंस को मेंटेन कर पाना और उन कंट्रीज़ के साथ में रिलेशंस को मेंटेन कर पाना। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्रेडिबिलिटी ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैलेंज नज़र आएगा। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा एमिटर है, मतलब दुनिया में कई सारे कंट्रीज़ हैं, यूएसए है, चाइना है, जो भारत से ज़्यादा पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं। भारत तीसरे नंबर पर आता है जो कार्बन एमिशंस कर रहा है। तो इस बेसिस पर इंडिया तीसरे नंबर पर है दुनिया में जो प्रदूषण फैला रहा है। और हम ही यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारी पोजीशन थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएगी ग्लोबल साउथ के अंदर में। तो ये कुछ पर्टिकुलर चैलेंजेस राइटर ने मेंशन कर रखे हैं। बाकी आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझकर इस वाले मेंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, जो आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इंडिया प्रायोरिटाइज एज अ लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ टू प्रमोट रीजनल कोऑपरेशन, एनहेंस साउथ साउथ पार्टनरशिप्स। भारत के सामने क्या क्या चुनौतियां दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर कहने का मतलब है जो भी हमारा क्षेत्रीय सहयोग है इसको बढ़ावा देने के लिए, साउथ साउथ की जो ये कॉपरेशन है इसको बढ़ाने के लिए, ग्लोबल साउथ के अंदर पूरा ग्लोबल साउथ का जो नेता है उसके तौर पर इंडिया को देखा जा रहा है। तो उस तौर पर भारत को देखते हुए भारत के सामने क्या क्या चुनौतियां नज़र आ रही हैं उसको आपने 250 शब्दों में आंसर में लिखना है। और लिखने के बाद में टेलीग्राम पर सबमिट करना है। और टेलीग्राम पर कैसे सबमिट करोगे, देखो सबसे पहले टेलीग्राम पर जाओगे, वहाँ पे जाके लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करना है। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी, सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे आते हैं। वैसे दोस्तों अपने पास में 2 आर्टिकल और हैं। आज के न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल है सुसाइड्स को लेकर, आपको पता होगा है ना। तो वैसे एडिटोरियल नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। आज वीडियो ऑलरेडी लेट हो चुका है, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। देखो मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा कुछ, वरना लोग कहेंगे फिर यही रहता है। देखो मैं कई दिनों से ना बहुत सारी हेल्थ इश्यूज से गुजर रहा हूँ, स्पेशली यहाँ पर स्लीप को लेकर मेरी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। बीच में यहाँ पर नींद कम लेने की वजह से दिक्कत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। माइग्रेन का इशू है यार, इतना तेज़ सर में दर्द होता है कि वो बर्दाश्त भी नहीं होता। जिसको माइग्रेन का पेन होगा वो जान सकता है, वो उसको पता होगा यार कितना भयंकर दर्द होता है। तो कई बार मैं हेल्थ इश्यूज से गुजर रहा हूँ, बट धीरे धीरे यहाँ पर रिकवर करता हूँ यार। जब जब रिकवर करता हूँ वीडियोस डालता हूँ मॉर्निंग में, थोड़े दिनों बाद फिर से इश्यूज़ हो जाते हैं, फिर थोड़े दिनों बाद फिर ऐसा ही यहाँ पर नज़र आता है। बट कोशिश है मेंटेन रखूँ हर एक चीज़ों को। बाकी वीडियो में जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। अभी बीच में यार वीडियो में सेपरेट करने की कोशिश कर रहा था कि 2 वीडियोज़ जैसे हम पहले अलग अलग कर रहे थे वैसे अलग अलग कर दें। तो आपकी क्या राय है, आप ज़रा इसके बारे में बताएं। इससे क्या होगा, मुझे थोड़ा सा समय मिल जाएगा रेस्ट करने का, क्योंकि अभी मुझे रेस्ट करने का समय बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा सा भी नहीं मिल पा रहा है। थोड़ी बहुत नींद है जिससे बैटरी रिचार्ज हो जाए और वापस काम करना शुरू। मतलब कुछ और साइड काम भी है, मतलब यही नहीं है यूट्यूब मेरा पार्ट टाइम काम है। तो
लेकिन फिर भी मैं अपना फुल कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ यार, इतने समय से दे रहा हूँ, कंसिस्टेंसी को मैंने मेंटेन कर रखा है लंबे समय से। बट आप बता सकते हो कि जैसे हम पहले 2 वीडियोस ला रहे थे, क्या हम वैसे कर लें या जो सिंगल वीडियो है ऐसी चलाएं? थोड़े इश्यूज़ हो रहे हैं जिसकी वजह से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बाकी अपना प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन, भाई कौन सा ऐसा बहुत पुराना टाउन है जो कि जाना जाता है प्रॉपर एलोबरेटेड सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए, जहाँ पे सीरीज ऑफ डैम्स हैं? तो वो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, धोलावीरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।